Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो सेशन रहेगा वो अगेन टारगेट रहेगा अपने अपकमिंग एग्जाम ESIC को लेके। जैसा कि अपनी प्रीवियस क्लासेस चलती आ रही है अभी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वैसा ही आज हम यहाँ पे नेक्स्ट ESIC के लिए एक पेपर डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चंस। ठीक है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन में क्या होता है, मल्टीपल आंसर्स होते हैं। ठीक है, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि भी कोई एक सेलेक्ट करना होता है। अभी क्या हो सकता है कि अपने ESIC के अंदर सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के MCQs हमें देखने को मिले, तो उसको भी हम यहाँ पे कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, किस प्रकार से हम उसको करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो अपकमिंग कुछ क्लासेज जो है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई के पैटर्न के बेसिस के ऊपर रहने वाली है। तो जिनका भी थियोरी पोर्शन वीक है उनका थोड़ा ये जो पोर्शन है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चंस का थोड़ा उनको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। तो मैं अगेन कहूँगा सबको कि अपनी थियोरी जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। अभी 20-25 डेज बचे हुए हैं इस टाइम पीरियड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। इंडिकेशंस फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या क्या इंडिकेशंस है? बायलेटरल ट्यूब का ब्लॉकेज होना, नॉर्मल मेल फैक्टर, हॉस्टाइल सर्वाइकल फैक्टर, प्रॉक्सिमल ट्यूब ब्लॉक या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसके जो है इंडिकेशंस कौन कौन से हैं? तो अगेन एक मल्टीपल चॉइस आपके हम सामने MCQ। इंडिकेशन फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए होता क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है स्पर्म के साथ में, बट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाहर में। ठीक है, एक लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो यहाँ पे जो है इसका एग का फर्टिलाइजेशन करवाना, उसके बाद में उसको जो है यूट्रस में इम्प्लांट करना, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब एग का स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन करवाना कहाँ पे? विट्रो में। तो इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब कौन कौन सी कंडीशन में इसका इंडिकेशन होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? फर्स्ट वन देखिए क्या है आपके पास में, बायलेटरल ट्यूब ब्लॉकेज। तो देखिए बायलेटरल ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है कि जो फिलोपियन ट्यूब है वो दोनों साइड की क्या हो जा रही है, ब्लॉक हो जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला पार्ट में। तो वो यहाँ पे प्रोसेस हो नहीं पाएगी क्योंकि ट्यूब क्या हो चुकी है, ब्लॉकेज हो चुकी है। तो ट्यूब का ब्लॉकेज होना, ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोसाल्पिनिक्स। ठीक है, हाइड्रोसाल्पिंग्स हम इसको कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ट्यूब का क्या हो जाना, ब्लॉक, और क्या होता है साथ में, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है ट्यूब के अंदर, फ्लूइड फिल्ड फेलोपियन ट्यूब, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसाल्पिंग्स। अब इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना ट्रीटमेंट के जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाता है पेशेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, इंडिकेशन है, जी हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल मेल फैक्टर। अब ये नॉर्मल मेल फैक्टर क्या है? तो नॉर्मल मेल फैक्टर से हम समझ सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर जो स्पर्म काउंट है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, स्पर्म जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल है, स्पर्म की मोटिलिटी है वो यहाँ पे नॉर्मल है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल मेल फैक्टर। अब मेल फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो मेल फैक्टर अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द मेल फैक्टर इन प्रेगनेंसी, तो मेल फैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई अबनॉर्मल स्पर्म हो, या फिर अबनॉर्मल स्पर्म का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। सेकंड,
कोई वास डिफरेंस वगैरह में क्या हो, कोई ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से स्पर्म का डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर वहाँ पे इजाकुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेल फैक्टर्स होते हैं। अब ये क्या है, नॉर्मल है क्या ऐसी कंडीशन में आपको, जब मेल फैक्टर नॉर्मल होते हैं ऐसी कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की नीड होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा अपने यहाँ पे, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हॉस्टाइल सर्वाइकल फैक्टर। अब अगेन नॉर्मल सर्वाइकल फैक्टर की बात करते हैं अपन, तो क्या होता है, म्यूकस वगैरह मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से होना चाहिए, जैसा प्रेगनेंसी के अंदर होता है वैसा यहाँ पे सर्वाइकल अपना प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है, ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, सब क्या होते हैं नॉर्मल सर्वाइकल फैक्टर है। तो ये भी यहाँ पे क्या इंडिकेशन नहीं है आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, प्रोक्सिमल ट्यूब ब्लॉकेज। अगेन देखो ट्यूब ब्लॉकेज आ गया, आप देखो प्रोक्सिमल हो चाहे डिस्टल हो, वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की नीड पड़ेगी, यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी यहाँ पे जो है फर्टिलाइज करवाना पड़ेगा, उसके बाद में उसको इम्प्लांट करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नीड पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई, इन तीनों में क्या है यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नीड होगा। अब देखिए, प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मीनिंग क्या है कि ओवेरी का जो फंक्शंस है वो कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फीमेल के अंदर एक तो अर्ली मेनोपॉज आ रहा है, ठीक है, और क्या होगा, नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ हॉर्मोन्स को यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब क्या आपको बताता है कि जो ओवेरियन जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो ऐसी तीनों कंडीशन में जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नीड पड़ता है। एक जीके का एमसीक्यू अगर आपसे पूछ ले, ये ऐसे में नहीं पूछेंगे बट फिर भी अगर पूछ ले कि फर्स्ट जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, ठीक है, तो क्या नाम होगा उसका, लुइस ब्राउन, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, लुइस ब्राउन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is are true about management of pregnancy with NYHA class 3 और 4 हार्ट डिजीज? NYHA के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्लास 3 और जो क्लास 4 हार्ट डिजीज है, अगर प्रेगनेंसी में हो रही तो उनका जो है मैनेजमेंट के कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होंगे? डिलीवरी शुड बी डन इन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, की जो डिलीवरी है वो स्पेशली हॉस्पिटलाइज्ड में ही होनी चाहिए। ऑफन टॉलरेट मेजर सर्जिकल प्रोसीजर पुअरली, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनको यहाँ पे पुअरली जो है टॉलरेट किया जाता है। नेक्स्ट, सिजेरियन डिलीवरी इज लिमिटेड टू ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन। सिजेरियन डिलीवरी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। साथ में मोर्टेलिटी इज़ 5 to 20%, मोर्टेलिटी भी जो है यहाँ पे 5 to 20% होती है। नेक्स्ट, एपिड्यूरल इज प्रेफर्ड फॉर डिलीवरी एंड लेबर पेन मैनेजमेंट। जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यहाँ पे लगाते हैं वो जो है प्रीफरेबल होता है डिलीवरी एंड लेबर पेन के मैनेजमेंट के लिए। तो कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है NYHA के अकॉर्डिंग क्लास 3 और क्लास 4 हार्ट डिजीज में? तो देखिए NYHA है क्या, सबसे पहले तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है इसका, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। तो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने क्या किया था, ठीक है, क्या किया गया था, सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर के ऊपर जो क्लासेस बनाई थी। तो सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर को उन्होंने 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। क्लास फर्स्ट क्या था, क्लास फर्स्ट के अंदर यहाँ पे नो सिम्टम्स, किसी भी प्रकार के जो है हाइपरटेंशन के यहाँ पे सिम्टम्स नहीं थे, नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस हो रहे थे, इसे दिया क्लास फर्स्ट। तो सेकंड क्लास के अंदर क्या था, सेकंड क्लास में था माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं। अब माइल्ड सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे यहाँ पे, फिजिकल एक्टिविटी तो नॉर्मल रहेगी बट क्या हो सकता है यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपरटेंशन की, जैसे स्वेटिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, पाल्पिटेशन हो रहा है, मतलब माइल्ड साइन सिम्टम्स आ रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए क्लास थर्ड के अंदर, क्लास थर्ड के अंदर क्या आएंगे, मॉडरेट सिम्टम। तो यहाँ पे जो है फिजिकल एक्टिविटी वो लेस कंफर्टेबल रहेगी पेशेंट के अंदर, ठीक है। फंक्शनल स्टेटस जो होंगे बॉडी का वो भी यहाँ पे क्या होने लगेगा, अल्टर लगेगा, ठीक है। और इससे भी जो है सीवियर रहेगी कौन सी, फोर्थ स्टेज। इसके अंदर जो है हाइपरटेंशन के काफ़ी ज़्यादा सीवियर सिम्टम, जो जैसे सीवियर सिम्टम होते हैं हाइपरटेंशन के, वो ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे स्ट्रोक होना, ठीक है, हार्ट फेलियर होना, किडनी डिजीज होना, विजन लॉस होना, ये सब सारे क्या सिम्टम्स यहाँ पे हार्ट फेलियर के सीवियरिटी वाले सिम्टम्स है, ठीक है। तो इस चार कैटेगरी के अंदर क्या किया गया था, यहाँ पे डिवाइड किया गया था। तो कौन से स्टेटमेंट जो है इस कैटेगरी के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, कैटेगरी एक तो थर्ड के बारे में पूछा है, एक आपसे पूछा है फोर्थ कैटेगरी के बारे में। तो कौन सा यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट रहेगा मैनेजमेंट के लिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिलीवरी शुड बी डन इन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिलीवरी जो है कहाँ पे होनी चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जहाँ पे सारे जो है इक्विपमेंट्स प्रेजेंट हो, ओटी के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो डिलीवरी जो है यहाँ पे इस एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑफन टॉलरेट मेजर सर्जिकल प्रोसीजर पुअरली। तो आप सभी को पता है जब हाइपरटेंशन होता है, एक्सेसिव हाइपरटेंशन होता है क्लाइंट में, तो वहाँ पर जो है सर्जिकल प्रोसीजर को यहाँ पे जो है लिमिटेड करते हैं अपन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है कि जो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसको जो है काफ़ी पुअरली यहाँ पे जो है पेशेंट टॉलरेट कर पाता है, ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट देखिए, सिजेरियन डिलीवरी इज लिमिटेड टू ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन, ये सिजेरियन डिलीवरी क्या है यहाँ पे लिमिटेड होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऑब्स्टेटिकल कुछ इंडिकेशंस होते हैं, उनमें ही क्या होना चाहिए, सीजरियन डिलीवरी होनी चाहिए, वहीं तक क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम हर कंडीशन के अंदर यहाँ पे सीजरियन डिलीवरी करवा रहे हैं, अगर हार्ट जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है वहाँ पे, बिल्कुल सही है। मोर्टेलिटी इज़ 5 to 20%, तो ऐसे कंडीशंस में जो है मोर्टेलिटी भी जो है यहाँ पे 5 to 20% जो यहाँ पे देखने को मिली है अब तक। एपिड्यूरल इज प्रीफर्ड फॉर डिलीवरी एंड लेबर पेन मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिक्स यहाँ पे जो है यूज में लिया जाता है अपने, ठीक है। उससे क्या होता है, फिर बाद में अपन इंजेक्शन के थ्रू पेन मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पे जो है ड्रग इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, थ्रो स्पाइन। तो यहाँ पे जो है ABCD सभी के सभी पांचों अपने आंसर क्या होंगे यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। तो चलिए, ये था आपका न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की तरफ से सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर किसकी वजह से, हाइपर टेंशन की वजह से। 4 क्लासेस थी, ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इन लास्ट ट्राइमेस्टर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज बाय 50%, लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है 50% से। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज बाय 20% इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। Hemodynamic changes in pregnancy can cause congestive heart failure following during labor and following delivery in pre-existing cardiac lesion। अगर यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक लीजन है, कार्डियक प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो वो क्या कर सकता है, और साथ में ये जो फीमेल में जो यहाँ पे कार्डियक जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 50%, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 20%, अब ये क्या कर सकता है, जो हीमोडायनामिक चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ये कॉज कर सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। नेक्स्ट देखिए, हाइपर कोगुलेबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पे देखने को मिलती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले चेंजेस आपसे पूछे हैं, कौन कौन से यहाँ पे चेंजेस होते हैं, क्या आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। तो आप सभी को ये तो पता ही है कि प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मोस्टली बॉडी के जो सारे सिस्टम्स हैं उन सबको यहाँ पे क्या करती है, वो अफेक्ट करती है। मोस्टली सबके अंदर जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होंगे और कौन से यहाँ पे ट्रू नहीं है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ से बहुत सारे MCQs अपने एग्जाम में बनते हैं, बने हुए हैं और बनते आएंगे आगे भी। तो ये जो टॉपिक है एक बार हम यहाँ पे स्लाइटली जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, 5 to 6 मिनट्स यहाँ पे लगने वाली है। तो जल्दी से जो इसको शुरू करते हैं। देखो, चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं जब मदर प्रेग्नेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले वेट चेंजेस के बारे में।
तो वेट गेन कितना होता है, ये होता है 10 to 12 kg। एक आंसर में पूछे तो आंसर क्या करना है, 11 kg। और इसका ग्रो होने का ये भी पूछते हैं कि भाई वेट जो है वो कैसे गेन होता है, तो इसका नॉर्मली कितना रहता है, 0.5 kg पर वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे, या फिर <2 या फिर 2 के इक्वल यहाँ पे kg पर मंथ के अकॉर्डिंग क्या होना है, यहाँ पे वेट गेन होता है। अब अगर इससे भी यहाँ पे जल्दी वेट गेन हो रहा है तो ये जो है क्राइटेरिया किस में आता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कोज करा रहता है। अगर यहाँ पे वेट गेन जो है क्लाइंट का रैपिड होना है तो ये कौन सी कंडीशन में जाएगा पेशेंट, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। और अगर जो वेट गेन है वो यहाँ पे लेस हो रहा है, जो होना चाहिए रेट से वो कम हो रहा है, वो किस में जाएगा, फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में जाएगा। बच्चा जो है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में जाएगा। और यहाँ पे रैपिड हो रहा है वो किस में जाएगा, डायबिटिक मेलिटस वाले पेशेंट में, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, उसके अंदर भी यहाँ पे वेट गेन होता है, ज़्यादा वेट गेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट गेन होता है, और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में भी वेट गेन जो है फीमेल का ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आपका कंडीशन कौन सा, वेट से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट। 2 से 3 MCQ बनते हैं, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कि नॉर्मल कैलोरी इनटेक कितना बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी देनी होती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो ये होती है +350, ठीक है, KCL पर डे, ठीक है। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है उससे +350 हमें क्या देना होता है, एक्स्ट्रा देना होता है। अब ड्यूरिंग लैक्टेशन आपको पूछ ले तो लैक्टेशन में कितना देना होता है, तो 600 आपको जो है लैक्टेशन पीरियड के अंदर देना होता है, कैलोरी इनटेक एक्स्ट्रा आपको देना होगा। नेक्स्ट MCQ पूछ लेते हैं कि टोटल आयरन रिक्वायर्ड कितना होता है, तो आयरन रिक्वायरमेंट आपको पूछे तो ये कितना आपको देखने को मिलेगा, 60 mg पर डे। आयरन का यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लेता है फोलिक एसिड के बारे में, फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट कितना होगा, तो आंसर क्या रहेगा, 500 माइक्रोग्राम या फिर 5 mg जो है पर डे के अकॉर्डिंग अपने को रिक्वायरमेंट होता है। विटामिन डी का पूछ लिया, ये कितना होगा, तो 10 माइक्रोग्राम पर डे या फिर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के अकॉर्डिंग हमें देना होता है। ये तो हो गया आपसे। कैल्शियम का पूछ लिया, कैल्शियम होता है 1200 mg हो गया, ठीक है। आयोडीन हो गया 250 माइक्रोग्राम हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक MCQ जो है अब तक बनते आए हैं। नेक्स्ट MCQ इसी से अगर हम बात करते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सर्विक्स। तो सर्विक्स में होने वाले चेंजेस फॉर एग्जांपल हो गया जैसे चैडविक साइन हो गया, ठीक है, जेक्यूमर साइन हो गया, फिर उसके बाद में गूडल साइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है सर्वाइकल की जो है लेंथ कितनी यहाँ पे चेंजेस होता है, ये सारे साइन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में वेजाना के बारे में पूछोगे तो चैडविक साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद में वेजाना की पीएच पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए आपके साइंस के बारे में, प्रेगनेंसी के साइंस के बारे में। इसके बाद में स्किन चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, लीनिया नाइग्रा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका अम्बिकस हो गया। अम्बिकस के मिड एब्डोमेन में क्या होगा अपने यहाँ पे ब्राउन ब्राउन ब्लैकिश एक लाइन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लीनिया नाइग्रा। उसके बाद में स्ट्रेटी ग्रेविडम बन जाता है अपने, ठीक है। लोअर एब्डोमेन में क्या बनेगा, स्ट्राई ग्रेविडम बन जाता है। उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी वो स्ट्राई एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलती जाती है। चोलोस्मा ग्रेविडम बन जाता है, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन बन जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है बात करते हैं अपने आंसर के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले अपना जो यहाँ पे आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इन लास्ट ट्राइमेस्टर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम जो है 40 to 50% तक क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ब्लड वॉल्यूम में ऐसा नहीं कि आरबीसी इंक्रीज हो रही, टोटल ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे जो है इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पे। तो हीमोडायनामिक जो चेंजेस है, अगर क्लाइंट में प्री एग्जिस्टिंग कोई कार्डियक लीजन है वो यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कोज करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। नेक्स्ट देखिए और कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइपर कोगुलेबिलिटी। अगर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी भी जो है देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में। तो इस MCQ का आंसर क्या रहेगा, ए, सी एंड डी, तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट रहने वाले हैं। अब देखिए एक दो MCQs और अपने यहाँ पे, मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज कौन सी है, तो मिट्रल स्टेनोसिस।
नेक्स्ट एमसीक्यू, दो सैंपल हम करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, एक होता है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। अभी कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में जो है सैंपल कहाँ से लेते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, कोरियोनिक विलय से हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, स्टडी हम किसका करते हैं इसके अंदर, ट्रोपोब्लास्ट का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। टेस्ट कब किया जाता है, तो आफ्टर 10 वीक क्या करना है आपको, टेस्ट करना है। बेस्ट टाइम अगर आपसे पूछ ले तो आंसर क्या रहेगा, 11 to 13 वीक पे क्या करना होता है, टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और कंडीशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। तो इसमें सैंपल किसका लेंगे हम, एमनियोटिक फ्लूइड का। स्टडी मटेरियल इसमें क्या रहता है, फाइब्रोब्लास्ट, एमनियोसाइट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट एमनियोसाइट का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। टेस्ट कब परफॉर्म करते हैं, तो 16 to 18 वीक के अंदर यहाँ पे टेस्ट करना है। तो स्पेशली कब करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करेंगे इस कंडीशन में। तो ये दोनों जो है इसका टाइम ड्यूरेशन एग्जाम में पूछा रहता है, इसीलिए जो है मैंने ये दोनों आपको समझाए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रीच डिलीवरी। अब ब्रीच डिलीवरी के बारे में आपसे पूछा कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ब्रीच डिलीवरी में ट्रू होते हैं। वैसा प्रीविया एज ए इज ए कॉम्प्लिकेशन, fetal congenital malformation increase breech risk, increase fetal and maternal morbidity, oligohydramnios increase breech risk, increase risk of hip joint dislocation of baby। तो ब्रीच डिलीवरी के अंदर जो है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होते हैं। तो देखिए, जनरली चार टाइप की ब्रीच पोजीशन होती है बच्चे की। फर्स्ट वन इज कंप्लीट ब्रीच, सेकंड वन इज फ्रैंक ब्रीच, थर्ड वन इज फुटलिंग ब्रीच, और फोर्थ वन होता है इनकम्प्लीट ब्रीच। तो अब जब इन आई मीन बच्चों की जब डिलीवरी करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आंसर रहेगा अपना, वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फीटल कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन इंक्रीज ब्रीच रिस्क। ठीक है, जो अगर फीटल्स के अंदर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होता है तो वो ब्रीच डिलीवरी की रिस्क को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज फीटल एंड मैटरनल मोर्बिडिटी। जो ब्रीच डिलीवरी होती है वो क्या करती है, मदर में और बच्चे में या फिर जो फीटल के अंदर जो मॉर्बिडिटी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ओलिगोहाइड्रोमियस की कंडीशन जो है वो इंक्रीज करती है ब्रीच की रिस्क को। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज रिस्क ऑफ हिप डिसलोकेशन ऑफ बेबी, ये भी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। जब ब्रीच डिलीवरी होगा तो वहाँ पे जो है रिस्क होती है हिप जॉइंट डिसलोकेशन का बेबी में, करेक्ट आंसर है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर एक को छोड़ के। ठीक है, वैसा प्रीविया इज ए कॉम्प्लिकेशन, ये जो है ब्रीच डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन में नहीं आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट कैसे हैं ब्रीच डिलीवरी को लेके करेक्ट है। और कौन कौन सी बर्थ इंजरी हो सकती है ब्रीच डिलीवरी के अंदर, बर्थ इंजरी, तो देखिए सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं बच्चे को आफ्टर ब्रीच डिलीवरी, और यहाँ पे अम्बिलिकल जो कोड है वो कैसी हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन डिप्रीवेशन देखने को मिलेगा इस क्लाइंट में, नर्व डैमेज हो सकती है। ये सारी की सारी क्या हो सकती है, बर्थ इंजरीज है यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरी। नेक्स्ट एमसीक्यू,
नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है अपना ईएसआईसी को लेके अपना जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में। तो देखिए, ईएसआईसी एग्जाम स्पेशल जो हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करवा रखी है हमने, जिसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। टोटल इसके अंदर जो है 100 टेस्ट रहेंगे। 97 टेस्ट क्या मिलेंगे यहाँ पे लाइव मिलने वाले हैं। इसके अलावा 3 ईयर प्रीवियस टेस्ट मिलने वाले हैं आपको। ईएसआईसी ओरिएंटेड एमसीक्यूज रहने वाले हैं सारे के सारे। क्या पैटर्न रहेगा, किसके अकॉर्डिंग टेस्ट देने हैं आपको, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, कैसे रहेगी, तो अगर क्या रहेगा अपना, ठीक है। ईएसआईसी ओरिएंटेड एमसीक्यूज रहने वाले हैं सारे के सारे। कंप्लीट सिलेबस सीरीज रहेगी। आपका जो सिलेबस है उसमें से मोस्ट जो टॉपिक रहते हैं उनके ऊपर हमने जो है अपने एमसीक्यूज बना के प्रिपेयर किए। हाई यील्ड एमसीक्यूज है सारे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा डेली ऑन लाइव टेस्ट भी रहेगा और मल्टीपल अटेम्प्ट भी रहेगा। जिन्होंने लाइव टेस्ट मिस कर दिया है वो मल्टीपल अटेम्प्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ 67 टोटल टॉपिक बेस्ड आपको टेस्ट में यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद में 30 जो ऐसे टेस्ट रहेंगे जो कैसे रहेंगे, ईएसआईसी मेगा टेस्ट, मतलब ईएसआईसी के एग्जाम के हूबहू यहाँ पे टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाम तक वैलिड रहेगी टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी को भी यहाँ पे कैसा भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ह्यूमरस फ्रैक्चर, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, बर्थ एक्सपाइजिया, या फिर सैक्रोइलिक जॉइंट डिसलोकेशन ऑफ मदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। शोल्डर डिस्टोशिया से क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो लास्ट जो क्लास थी अपनी या फिर उससे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको रफली बताया था शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन के बारे में। तो वापस से एक बार देख लीजिए क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन। शोल्डर डिस्टोसिया एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन होती है। ड्यूरिंग डिलीवरी सिचुएशन जो है डेवलप होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक प्रकार की ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, वेयर एंटीरियर fetal shoulder anterior fetal shoulder become stuck on the maternal pubic symphysis। तो जो मैटरनल प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके नीचे क्या रहता है, फीटस का जो एंटीरियर शोल्डर है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी के बर्थ में जो है क्या होता है, डिले होता है, ठीक है। आगे फिर कोड वगैरह में प्रोलेप्स भी इस कंडीशन में देख मिल सकता है अगर प्रॉपर तरीके से अप्रोच नहीं किया गया है तो। नेक के सराउंडिंग या फिर शोल्डर के सराउंडिंग जो है कॉर्ड यहाँ पे अटैचमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अपेयर हो सकती है। चलिए, तो ये जो कंडीशन है इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल कंडीशन है। तो अब और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है शोल्डर डिस्टोशिया की वजह से, तो देखिए, ह्यूमरस फ्रैक्चर, जी हाँ बिल्कुल, ह्यूमरस फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके बाद में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, बिल्कुल सही है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी देखने को मिलती है। बर्थ एक्सपाइक्सिया, बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया था कि बर्थ एक्सपाइक्सिया वाली कंडीशन अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे जो है कंप्रेस हो सकती है यहाँ पे। और साथ में सैक्रोइलिक जॉइंट डिसलोकेशन ऑफ मदर, बिल्कुल, जब डिलीवरी के टाइम पे जब मदर के जो लिम्स को जो है यहाँ पे मूवमेंट करवाया जाता है तो उसमें जो है सैक्रोइलिक जॉइंट का डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। इस वजह से अपना यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कौन सा मेन्यूअर हम काम में ले सकते हैं, तो देखो, बच्चे के लिए अपन जो मेन्यूअर काम में लेंगे वो कौन सा होगा, वुड क्रॉक स्क्रू मैन्यूअर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, शोल्डर को यहाँ पे रोटेट करते हैं, ठीक है, शोल्डर को यहाँ पे रोटेट करते हैं 180 डिग्री तक। उसके बाद में जो है फीटस को यहाँ पे, सॉरी, बच्चे को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में एक यहाँ पे और मेन्यूअर होता है जो यहाँ पे फीमेल के लिए काम में लिया जाता है। इस मेन्यूअर को हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मैक्रोबर्ट मेन्यूअर। तो मैक्रोबर्ट मेन्यूअर या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैटरनल के ऊपर क्या करते हैं, मदर की जो
लिम्ब है उसके ऊपर क्या करते हैं, सुप्राप्यूबिकली प्रेशर डालते हैं और यहाँ पे लिम्ब का मूवमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से सैक्रोइलियाक जॉइंट का डिसलोकेशन हो सकता है। इसके अलावा एक और मेन्यूअर काम में लेते हैं, जो कौन सा होता है, गैस्किन मेन्यूअर। तो चलिए, अब हमसे क्यों पूछा रहा था कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जो है वो कैसे होती है, क्या होती है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। तो ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, एक प्रकार की नर्व का नेटवर्क होता है, जो शोल्डर आपका प्रेजेंट रहता है उसके इनर साइड के अंदर जो है नर्व का नेटवर्क प्रेजेंट रहता है, जो कि सप्लाई करता है आपके शोल्डर को, आर्म को, हैंड्स को, ठीक है, दोनों साइड ऑफ द इस साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। और यहाँ पे बच्चे को जब शोल्डर डिस्टोसिया होता है और इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है और इसको मैनेज करते टाइम इंजरी होती है इन नर्व फाइबर्स के ट्रैक्ट में, ठीक है, या फिर नेटवर्क्स ऑफ नर्व के अंदर इंजरी होती है, इसे हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है, इसकी कुछ रूट्स यहाँ पे जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। चलिए, अब एक कंडीशन होती है जो आप सभी को पता है, एब्स पाल्सी। तो एब्स पाल्सी की जो कंडीशन है, ये कंडीशन भी जो है कैसे अपेयर होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस के किसी एक पार्ट में, एक रीजन में इंजरी होने की वजह से। तो और कौन से पार्ट के अंदर, तो आंसर क्या रहेगा, अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। तो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो अपर पार्ट बनता है वहाँ पे अगर इंजरी होगी तो जो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, एब्स पाल्सी। और इस एब्स पाल्सी के होने का रीजन क्या हो सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया, मैक्रोसोमिया, लार्ज बेबी होना, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन होना, मैटरनल ओबेसिटी होना, ठीक है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यहाँ पे सीपीडी होना, ठीक है, प्रोलॉन्ग डिलीवरी, प्रिसिपिटेटस लेबर होना, ठीक है, ये सारी कंडीशन जो है एब्स पाल्सी को अपीयर कर सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी करवा सकती है। अब यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपसे, साइन एंड सिम्टम पूछा जाता है, जिसके अंदर स्पेशल एक पोजीशन होता है, क्या, वेटर टिप पोजीशन, ठीक है। तो वेटर टिप पोजीशन कौन सी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, आंसर क्या रहेगा, एब्स पाल्सी। तो इसमें पेशेंट की आर्म कैसी हो जाती है, एक तो वो हैंगिंग हो जाती है, हैंग की हुई रहती है, हैंगिंग आर्म, रोटेटेड मीडियली, मीडियली क्या रहती है, रोटेट रहती है, साथ में फोर आर्म क्या रहता है इसका, एक्सटेंडेड रहता है, एंड जो व्रिस्ट है वो कैसी रहती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो व्रिस्ट यहाँ पे फिक्स हो जाती है, फोर आर्म कैसा हो जाता है, एक्सटेंडेड हो जाता है, और आर्म क्या हो जाती है, एक तो हैंग करती है, दूसरा मीडियली रोटेटेड हो जाती है। ये जो कंडीशन है, ये जो पोजीशन बनती है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, वेटर टिप पोजीशन। अब देखिए, अगर आपको पूछ लिया कि भाई हमें तो जो है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का कहाँ पे होती है, लोकेशन बता दीजिए एब्स पाल्सी का, तो यहाँ पे जो लोकेशन मोस्ट कॉमन अफेक्ट होगी वो है C5 से लेके T1, ठीक है। C5 से T1 के बीच में अगर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है बच्चे में, तो वो क्या डेवलप करता है, एब्स पाल्सी को। नेक्स्ट देखिए, एक और कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं क्लम्प की पाल्सी, या फिर पैरालिसिस, ये भी जो है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के अंदर आता है। इसे भी जो है मैंने आपको बताया था, बहुत सारी रूट्स निकलती हैं यहाँ से, बहुत सारे कॉर्ड्स निकलते हैं, रूट्स निकलती है, ठीक है, अलग अलग एरिया पे सप्लाई होती है। तो कॉम्प्लेक्स पाल्सी जो है कहाँ पे इंजरी होगी, तो C8 से T1 के स्पेशल रीजन में होगी, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पाल्सी जो है देखने को मिल सकती है बच्चे में यहाँ पे। और इस कंडीशन में हैंड का अपीयरेंस कैसा होता है, क्लो हैंड, ठीक है। जो यहाँ पे आपकी इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है वो कैसी हो जाएगी, फ्लेक्शन में हो जाएगी, और बाकी की जो दोनों फिंगर है वो कैसी हो जाएगी, एक्सटेंशन में, ठीक है। तो ये जो फिंगर है यहाँ पे एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन में रहेगी, इस प्रकार का जो हैंड होगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स पाल्सी। इसके आप एक बार इमेज जरूर देख लेना। तो सीधा सा पूछा जाता है कि क्लो हैंड जो है कौन सी पाल्सी में देखने को मिलता है, एब्स पाल्सी में, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स पाल्सी में, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, क्लम्पकिस पाल्सी के अंदर जो है क्लो हैंड अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फ्लेक्शन ऑफ
interphalangeal and extension of मेटाकार्पोफेनेंजियल जॉइंट। इससे जो अपीयरेंस बनेगा वो कैसा होगा, क्लॉ हैंड का। अब इसी क्लम्पकिंस पाल्सी के सिमिलर एक कंडीशन और होती है जिसे अपन बोलते हैं अल्नार क्लॉ। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है क्लॉ हैंड की अपोजिट कंडीशन होती है, मतलब क्या, टू मीडियल फिंगर्स, कौन कौन सी, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, टू मीडियल फिंगर्स बिकम फ्लेक्स्ड। और मैंने यहाँ पे क्लॉ के अंदर क्या बताया था, जो फिंगर्स कौन सी, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर है, यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर है, ठीक है, सॉरी सेकंड एंड थर्ड फिंगर, यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर जो है यहाँ पे क्या, फर्स्ट हो गया आपका थंग, उसके बाद में सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर यहाँ पे यहाँ पे अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इनकी इमेज जरूर देख लेना आप में, जो है आराम से जो है कन्फ्यूजन, अगर यहाँ पे जैसे मैं इमेज नहीं दिखा पा रहा यहाँ पे, इसकी वजह से आप में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे फॉर श्योर। इमेज देखोगे आराम से समझ जाओगे। तो टू मीडियन फिंगर बिकम फ्लेक्स्ड एट कौन से जॉइंट पे, एट इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया फ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन हो रहा है, एंड एक्सटेंडेड एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, अब देखने में पढ़ने में हमें सिमिलर लग रहा है अनलर्नर वो क्ला हैंड के बारे में, मगर इमेज देखोगे और आराम से एक बार समझोगे कि भाई इसमें कौन सी फिंगर्स का फ्लेक्शन हो रहा है, कौन सी का एक्सटेंशन हो रहा है, आराम से आप समझ जाओगे। तो ये जो कंडीशंस है ये जो है सारी सारी क्या है, ब्रेकियल नर्व इंजरी के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोनोजाइगोटिक ट्विन फॉर्मेशन। मोनोजाइगोटिक ट्विन फॉर्मेशन पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा। If division occur after embryonic disc formation, it result in conjoint twins। अगर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन के बाद में, तो जो ट्विंस होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे। इफ डिवीजन अकर बिफोर 72 आवर्स, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक ट्विंस। अगर यहाँ पे जो डिवीजन है वो बिफोर 72 आवर्स यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या, और ये क्या बनाएगा, डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक यहाँ पे ट्विंस बनाएगा। अगर यहाँ पे डिवीजन बिटवीन हो रहा है 4 to 8 डेज के बीच में, ये जो क्या रिजल्ट फॉर्मेट करेगा, क्या रिजल्ट फॉर्मेशन करेगा, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विंस। इफ डिवीजन अकर आफ्टर 8 डेज, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक ट्विंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है मोनोजाइगोटिक ट्विंस फॉर्मेशन के। तो देखिए क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस फॉर्मेशन के बारे में पूछा है आपसे। तो एक बार जो है ये टॉपिक आपका क्या है, मल्टी फेटल प्रेगनेंसी बोल दो इसको, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी बोल दो, मल्टीपल प्रेगनेंसी बोल दो। एक बार टॉपिक देख लेते हैं फिर अपन आंसर करेंगे। ऐसे जो है अगर देखो सिंपल एक आंसर चूज करना होता तो अपन आराम से चूज कर सकते थे, मगर अब यहाँ से हो सकता है 2 आंसर हो, 3 आंसर हो, 4 हो, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो। इसलिए जो है एक बार टॉपिक डिस्कशन के बाद ही अपन क्या करेंगे, आंसर को सोल्व करेंगे। और अगर मेरा ऐसे पढ़ाना आपको अगर ठीक लगता है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा मुझे लगा कि शायद मैं आपको इतना सब कुछ पढ़ा के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको नॉर्मली केवल क्वेश्चन ही समझने या फिर केवल क्वेश्चन ही देख के उसका आंसर चाहिए आपको, तो मैं वैसे भी करने के लिए रेडी हूँ। एक बार ज़रूर मुझे थोड़ा सा बता दीजिए इसके रिगार्डिंग। चलिए, टॉपिक क्या है आपका, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो
मदर जो है एक से ज़्यादा फीटस को कैरी करती है उसे हम कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, आप सभी को पता है ट्विन प्रेगनेंसी में कितने होते हैं, 2 फीटस होते हैं। और ट्रिपलेट्स में क्या होते हैं, 3 फीटस होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिप्लेट्स में 4 होते हैं, पेंटिप्लेट्स में 5 होते हैं। ठीक है, हेक्सीप्लेट्स में 6 होते हैं। ठीक है, तो जनरली ये जो है इस प्रकार की प्रेगनेंसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये जो रूल्स हैं, ठीक है, इनको प्रेगनेंसी को जो है बताते हैं कि भाई 1 इन 80 फीमेल्स या फिर 1 इन 80 प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, ट्विन प्रेगनेंसी होती है। इनके बारे में जो रूल बनाया था वो किसने बनाया था, हेलन ने। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेलन्स रूल्स ऑफ प्रेगनेंसी। इन्होंने क्या रूल दिया था कि जो इंसिडेंस होता है ट्विन प्रेगनेंसी का वो कितने में होता है, तो 1 इन 80 प्रेगनेंसी के अंदर जो है इंसिडेंस होता है, मतलब जनरली इतना देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ट्रिपलेट्स के बारे में इन्होंने क्या कहा, ट्रिपलेट्स के बारे में इन्होंने कहा 1 इन 80 स्क्वायर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो 80 को भी मल्टीप्लाई कर दो 80 से, तो उतने में जो है यहाँ पे 1 देखने को मिलता है ट्रिपलेट्स में। तो देखिए अब यहाँ पे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, मैटरनल एज जो है 30 to 35 ईयर की एज यहाँ पे मोस्ट कॉमन मानी जाती है ट्विन प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, और जो है ड्रग का एक्सेसिव यूज कर, कौन सी ड्रग का, ड्रग हम देखें तो कौन सी, क्लोमिफेन सिट्रेट। तो कोई मदर है जो क्लोमिफेन सिट्रेट को यहाँ पे यूज में ले रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवुलेशन ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी जो है बढ़ जाते हैं। अब एक कंडीशन आती है, अगर किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो फीटल रिडक्शन किया जाता है। तो फीटल रिडक्शन में कौन सी ड्रग का यूज में लिया जाता है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। तो फीटल रिडक्शन में कौन सी ड्रग का यूज में लिया जाएगा, तो पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को यूज में लिया जाएगा। रूट क्या रहेगा इसका, इंट्राथोरेसिक इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चे में। कब लगाया जाएगा, तो 11 to 13 वीक की प्रेगनेंसी पे। तो इससे क्या होगा, एक फिटस जो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, डेड हो जाएगा, और अंदर ही अंदर उसका क्या हो जाएगा, वापस से एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी प्रोसेस होती है उसके रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट, जो ट्विंस होते हैं, शॉर्ट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा विद इन 5 मिनट्स। जो ट्विंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो ट्विंस होता है वो होता है डाइजाइगोटिक, मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो यही होते हैं। सेकेंड वन जो होते हैं वो है मोनोजाइगोटिक, ये जो है डाइजाइगोटिक से थोड़ा रेयर रहते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम क्या कहते हैं, फैटर्नल ट्विंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओवा 1 ओवा 2, इनके ऊपर क्या हो रहा है, सिमिलर यहाँ पे अलग अलग स्पर्म ने आके क्या कर दिया, फर्टिलाइज किया, और 2 यहाँ पे क्या बना दिए, जाइगोट बना दिए। इस टाइप की प्रेगनेंसी को हम क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी में फीटस कैसे यहाँ पे डाइजाइगोटिक, मतलब 2 ओवा से 2 स्पर्म ने आके क्या कर दिया, इनको फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये हो गए डाइजाइगोटिक। तो इट इज़ द मोर कॉमन। सेकंड देखिए, मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, मोनोजाइगोटिक में ओवा कैसा रहता है, सिंगल ओवा रहता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्पर्म आके अटैच हो गया, तो स्पर्म भी क्या हो गया, सिंगल स्पर्म ने आके इसको फर्टिलाइज किया। अब क्या होगा कि जो सिंगल जाइगोट बनेगा, ठीक है, अब ये जो सिंगल जाइगोट है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन होता है। ठीक है, अब ये डिवीजन होके इन्होंने क्या बना दिया, 2 ट्विंस बना दिया, और इस टाइप के ट्विंस को हम क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब आपसे क्या पूछा गया, एमसीक्यू आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मोनोजाइगोटिक ट्विंस। उसमें एक बात आपको हर लाइन में यहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन सा, कि एक जो हो रहा है बिफोर 72 आवर्स हो रहा है, एक हो रहा है 4 to 8 डेज में हो रहा है, एक हो रहा है आफ्टर 8 डेज में हो रहा है। ठीक है, एक हो रहा है कि आफ्टर एम्ब्रियोनिक डिसफॉर्मेशन से, उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं आपके ट्विंस। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं क्या, आपके ट्विंस। तो ये जो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, ये जो है इस जो जाइगोट डिवीजन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर ये जो है सारी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में।
चलिए, अब इनके क्या होते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स जो है इनके चेंज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको मोस्ट कॉमन का बता दिया, मोस्ट कॉमन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कौन सा मोस्ट कॉमन होगा? डाइजाइगोटिक। तो जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जैसा कि उसमें जहाँ पे दो यहाँ पे जाइगोट बनते हैं तो दो ही वहाँ पे क्या बनेगी? एमनियन बनेगी। दो ही वहाँ पे क्या बनेंगे? कोरियन बनेंगे। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम क्या कहते हैं? डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। ठीक है, उसमें दो ही यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे प्लेसेंटा से वो क्या करते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ट्विंस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ट्विंस इन डाइजाइगोटिक। ठीक है, मोस्ट कॉमन तो कौन से होते हैं? डाइजाइगोटिक होते हैं। अब डाइजाइगोटिक में भी कौन से टाइप के ट्विंस मोस्ट कॉमन वेराइटी में रहेंगे? डाइकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। ये यहाँ पे क्या रहता है? मोस्ट कॉमन बनते हैं। जबकि यहाँ पे मोनोजाइगोटिक में थोड़ा अलग है। मोनोजाइगोटिक में जो डिवीजन हुआ, यहाँ पे डिवीजन के बेसिस के ऊपर इसका, यहाँ पे मोनो होगा, डाई होगा, ये सब उसके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कोरियन एंड एमनियन एंड प्लेसेंटा आर डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये जो डिवीजन हुआ यहाँ पे, ये जो डिवीजन हुआ यहाँ पे, इस डिवीजन के टाइम पे डिपेंड करता है क्या? एमनियन कितने होंगे, कोरियन कितने होंगे, प्लेसेंटा कितनी होगी। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे अपने पास में? ओवा। ओवा के ऊपर क्या क्या अटैच हो गया? स्पर्म। और क्या कर दिया इन्होंने? फर्टिलाइजेशन। क्या बना नीचे यहाँ पे? जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट ने क्या किया? डिवाइड किया। चार टाइप में डाइगोट जो है डिवाइड होता है। तो चार टाइप के जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन जो होता है डिवीजन, वो कब हुआ? लेस देन 4 डेज के ऊपर। ठीक है, लेस देन 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर जो है बच्चा होगा वो कैसा होगा? कैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा? लेस देन 4 डेज में हो रहा है तो डाई एमनियोटिक एंड डाई कोरियोनिक। तो लेस देन 4 डेज में जो है कैसा बनेगा? डाई एमनियोटिक बनेगा। डाई यहाँ पे क्या बनेगा? कोरियोनिक बनेगा। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजेशन आफ्टर 4 to 8 डेज। तो आफ्टर 4 to 8 डेज में कैसा देखने को मिलेगा? मोनोकोरियोनिक। लिख लीजिए अगर आपके पास में लिखा हुआ नहीं है तो, मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। ये रहेगा कब? 4 to 8 डेज के बाद में। नेक्स्ट, मोर देन 8 डेज के बाद में अगर बच्चा यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे जाइगोट का डिवीजन देखने को मिला है तो क्या होगा? मोनोकोरियोनिक एंड मोनो क्या मिलेगा? कोरियोनिक। और मोनो ही क्या मिलेगा? एमनियोटिक। ठीक है, अब अगर लास्ट एंड फाइनल मोर देन 12 डेज, अब 12 डेज के बाद में अगर फर्टिला यहाँ पे डिवीजन हो रहा है जाइगोट का, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कॉन्जॉइड ट्विंस। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं? अलग अलग टाइप के आपके मोनोजाइगोटिक बच्चे बनते हैं। ठीक है, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मोनोजाइगोटिक को पढ़ा रहा हूँ। डाइजाइगोटिक को तो मैंने कब का ख़त्म कर दिया था। तो यही आपसे जो है एमसीक्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लेस देन 4 डेज में अगर डिवीजन हो रहा है तो क्या बना? डाई कोरियोनिक, डाई एमनियोटिक। 4 to 8 डेज के अंदर जाइगोट का डिवीजन होता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक।
8 डेज के बाद में अगर यहाँ पे डिवीजन हुआ तो इसने क्या बनाया, मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एम्नियोटिक। और मोर देन 12 डेज के बाद में, यह हो गया 8 to 12 डेज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और मोर देन 12 डेज के बाद में हुआ तो ये क्या बनाएगा, सियामीज ट्विंस, या फिर इसे हम कह सकते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस। तो ये सारे के सारे मैं क्या बता रहा हूँ, एमसीक्यूज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब यहाँ से एमसीक्यू क्या बनता है कि कौन से बच्चों का प्रोग्नोसिस है वो अच्छा रहेगा, कौन से बच्चों का प्रोग्नोसिस है जो बैड रहने वाला है। तो देखिए 4 डेज और 8 डेज के अंदर जो डिवीजन हो रहा है इनमें क्या देखने को मिलेगा, गुड प्रोग्नोसिस, और आफ्टर 8 डेज वाले बच्चों में क्या मिलता है, बैड प्रोग्नोसिस। अब यहाँ से 2 एमसीक्यू बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक का मोस्ट कॉमन वेराइटी क्या रहती है, तो मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। ठीक है, तो मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक यहाँ पे मोस्ट कॉमन रहने वाली है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ ट्विंस, ये कौन सी मिलता है, डाइजाइगोटिक। और डाइजाइगोटिक में भी कौन सा वेराइटी मिलेगा, तो डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर समझा दिया था। तो ये जो हो गया टॉपिक आपका क्या, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में, कि बच्चे जो है वो कैसे डिफाइंड हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेशली मोनो जाइगोटिक ट्विंस। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ द डिवीजन अगर आफ्टर एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन इट रिजल्ट इन कॉन्जॉइंट ट्विन। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन कितने टाइम ड्यूरेशन में हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 to 12 डेज के अंदर जो है आपका एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं कहूँ 8 to 10 डेज के, यहाँ पे अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है अपन यहाँ पे। ठीक है, समझते हैं कि एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन से बाद में अगर हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, कॉन्जॉइंट ट्विंस बना रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ डिवीजन अगर बिफोर 72 आवर्स इट रिजल्ट इन डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक ट्विंस। बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको समझाया है। इफ डिवीजन अगर बिटवीन 4 to 8 डेज इट रिजल्ट फॉर्मेशन मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4 to 8 डेज में जो है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में इफ डिवीजन अकर 4 to 8 डेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक आफ्टर 8 डेज के बारे में पूछा है। ये जो है क्या बता रहा है यहाँ पे, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है करेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, और डी जो है यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन है उसके बाद में अगर बच्चा यहाँ पे जाइगोट डिवीजन हो रहा है तो ये क्या बनाता है, कॉन्जॉइंट ट्विंस। ठीक है, इसके बाद में इसके अलावा जो है बिफोर 72 आवर्स तो इन्होंने क्या बनाया, डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं बाई कोरियल बाई एमनियोटिक, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद में इफ डिवीजन अकर आफ्टर 8 डेज, ठीक है, ये क्या बनाता है, मोनो कोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विंस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आफ्टर 8 डेज कितना हो जाएगा, तो 8 to 12 डेज, यही हमने यहाँ पे क्या है, यही हमने अभी नीचे पढ़ा है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मोनोकोरियोनिक तो सही है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाई एमनियोटिक। ठीक है, तो ये यहाँ पे मोनो एमनियोटिक दिया हुआ है तो इसलिए हमने इसको क्या नहीं माना, करेक्ट नहीं माना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग, और डी भी और ई भी क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोनोजाइगोटिक ट्विंस फॉर्मेशन, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ट्रू अबाउट प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इंसिडेंस इज अबाउट 1 in 2500 प्रेगनेंसी, इंसिडेंस इंक्रीज इन लास्ट डिकेड, एब्सेंस ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस, फिब्रिनोइड लेयर डिफिशिएंट होता है, या फिर मोर कॉमन होता है प्रीमी ग्रेविडा में।
तो देखिए प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होती है, कैसे ये जो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है देख लेते हैं एक बार। तो देखिए तीन तरह की यहाँ पे जो है नॉर्मल प्लेसेंटा से अलग होती है प्लेसेंटा, तीन तरह से, ठीक है। तो देखो नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो जो है टेम्परेरी लेयर से क्या करती है, अटैच होती है यूट्रस से, और वो लेयर क्या होती है प्लेसेंटा के साथ में शेड आउट हो जाती है आफ्टर डिलीवरी और प्लेसेंटा रिमूव हो जाती है। मगर एक कंडीशन आती है क्या, प्लेसेंटा एक्रीटा। तो जनरली कंडीशन तीन होती है, प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा। सबसे पहले देखते हैं एक्रीटा क्या होता है प्लेसेंटा। तो व्हेन द प्लेसेंटा attached to attached too deeply in the uterine wall, इसे हम क्या कहेंगे, एक्रीटा। सेकंड जो कंडीशन है वो है प्लेसेंटा इनक्रीटा। इनक्रीटा के अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो अटैच तो इनक्रीटा में ही हो गई है, तो यहाँ पे कहाँ तक पली जाती है, प्लेसेंटा अटैच्ड इनटू द यूटेराइन मसल्स। एंड थर्ड वन कंडीशन कौन सी, प्लेसेंटा परक्रीटा। और इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा गोज कंप्लीटली कंप्लीटली आउट थ्रो यूटेराइन वॉल। प्लेसेंटा जो है कंप्लीटली यूटेराइन वॉल से यहाँ पे क्या हो जाती है, आउट कर जाती है, ठीक है। और कभी कभी तो वो ब्लैडर तक पहुँच जाती है प्लेसेंटा का इन्वेजन। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा परक्रीटा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है प्लेसेंटा एक्रीटा के रिगार्डिंग, तो देखिए इंसिडेंस इज अबाउट 1 in 2500 प्रेगनेंसी, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इंसिडेंस यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, कितना होता है, तो 1 in 1000 डिलीवरीज के अंदर एक को क्या होता है, ये इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, इंसिडेंस इंक्रीज इन लास्ट डिकेज, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट डिकेड से क्या मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है, जिसमें जो फीमेल है जो है वो प्रेगनेंसी नॉर्मल मानी जाती है, उसकी लास्ट टाइम पीरियड के बाद में, फॉर एग्जांपल 40 ईयर की एज के समथिंग हम बात करें, तो उसमें क्या रहता है, इसका इंसिडेंस यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंस कितना होता है, 1 in 1000। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सी देखते हैं, एब्सेंस ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है डेसिडुआ बेसिलिस क्या हो जाती है, फिर एब्सेंट हो जाती है, क्योंकि ये तो अंदर तक क्या हो चुकी है, इम्प्लांट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए फिब्रिनोइड लेयर डिफिशिएंट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है यूट्रस की जो फिब्रिनोइड लेयर है वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिफिशिएंट देखने को मिलती है। मोर कॉमन इन प्रीमी, ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो बी सी डी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, अच्छा इनकी जगह अगर आपको कुछ और मिल जाता ऑप्शन में, जैसे प्रीवियस कोई पेशेंट को यूट्राइन सर्जरी होती है तो उसमें जो है एक्रेटा की रिस्क जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये अगर ऑप्शन होता तो अगर अपन इसको भी यहाँ पे क्या मानते, करेक्ट मानते। इसके अलावा कोई अशरमैन सिंड्रोम हो गया, एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं अशरमैन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के अंदर भी प्लेसेंटा एक्रेटा के चांसेस इंक्रीज होते हैं। ट्रू अबाउट एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। लेप्रोस्कोपिक इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस, लेप्रोस्कोपी करना एक गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस माना जाता है इसके लिए। COC is used to relieve mid pain. GnRH antagonist is used to relieve severe pain. Can be managed expectantly in asymptomatic cases. None of the above. कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होंगे, ट्रू होंगे।
तो जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो टिश्यू ग्रोथ करते हैं वो नॉर्मल है, मगर ये जो यूट्रस वाले टिश्यू है वो आउटसाइड द यूट्रस क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियोसिस। अब कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, लेप्रोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, बिल्कुल सही है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट किसको माना जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट देखिए, सीओसी इज यूज टू रिलीव माइल्ड पेन। तो सीओसी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सीओसी का मीनिंग है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो यहाँ पर क्या करती है, ओवेरियन सेपरेशन करवाती है। ठीक है, और साथ में क्या करवाती है, प्रोजेस्टिन एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में हम यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या करती है, रिलीव माइल्ड पेन को क्या करती है, रिलीव करती है। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। जीएनआरएच एंटागोनिस्ट इज यूज्ड टू रिलीव सीवियर पेन। जी नहीं, यहाँ पे जीएनआरएच एंटागोनिस्ट का यूज में नहीं लेते हैं। कैन बी मैनेज एक्सपेक्टेंटली इन एसिम्प्टोमेटिक केसेस। ये जो है एसिम्प्टोमेटिक केसेस के अंदर भी अच्छे से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। बस रूटीन चेकअप का यहाँ पे नीड है। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या करते हैं, हम यहाँ पे रूटीनली फॉलोअप अगर लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसके अंदर हम पता लगा सकते हैं इसे एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन को। तो यहाँ पे कौन कौन से आंसर करेक्ट हो रहे हैं, ए, बी एंड डी, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे ट्रू है। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर काफ़ी जो अच्छा लगा होगा आपको। थोड़ा अलग से एमसीक्यूज हमने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की है। मल्टीपल आंसर्स के लिए हम यहाँ पे आज क्लास ली गई है। तो ऐसे एमसीक्यूज हम यहाँ पे आने वाली क्लासेस के लिए रखेंगे जो आपके ईएसआईसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं अपने ईएसआईसी के अंदर तो आगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आपने इसकी जो है प्रैक्टिस कर रखी है, कैसे इसको सोल्व करना है, क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए। ठीक है, टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी इसको हम यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी एक ऑप्शन आपने चूज़ नहीं किया या फिर कोई एक ऑप्शन आपने एक्स्ट्रा चूज़ कर लिया तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, थ्योरी अच्छे से अच्छी कर लीजिए। सिलेबस आप सभी को दिया हुआ है ईएसआईसी का, उसमें से सिलेबस से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर कोई न्यू यहाँ पे आज हमारे साथ में ज्वाइन हुआ है तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।